अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुस्लिम उम्मत में अक्रॉस द बोर्ड अगर आप एक दास्तान है मैप कर इतना चाहें तो प्रिटी सिमिलर सी एक आप स्टोरी मैप कर सकते हैं कि 1920 से लेकर 1960s तक मुस्लिम रियासतें जो आज वजूद में हैं जिस शक्ल में, चाहे वो नॉर्थ अफ्रीका में हों, चाहे वो ईस्ट एशिया में हों, वो किसी न किसी लेवल पे किसी कलोनियल यूरोपियन पावर के या किसी लोकल वैसल, यानी जैसे कोई लोकल इंपीरियल वेसल हो, मिस्र हो या कोई और हो, जो किसी ब्रिटिश या किसी इंग्लिश या किसी डच या किसी और यूरोपियन कलोनियल का वेसल हो, आगे वो मज़ीद एक मुसलमान टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा था। और वो टेरिटरी जब आज़ाद हुई इसी 1920 से लेकर 60s के एरा तक, उसके बाद वहाँ पे बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, सोशलिज़म और लिबरल दुनिया की एक जंग रही वहाँ पे, या उसके बाद कोई कू हुआ और फ़ौजें वहाँ पे अक्सर उस मुल्क की ही जो ऑर्गेनाइज मिलिट्रीज होती हैं वही उस पर काब्जा रही हैं और वही एक निज़ाम चला रही हैं इस्तेमार का, और एक नियो कलोनियल नियो इस्तेमारी प्रोजेक्ट चला रही हैं। असर नौ जो चल रहा है कि उसमें रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लॉयट हो रही हैं, वो निकली जा रही हैं उस मुल्क से, लेकिन उस मुल्क का जो नज़्म ज़ब्त है वो एक लोकल ही एक आउटसोर्स मिलिशिया के हाथ में या एक मिलिट्री के हाथ में या एक ब्यूरोक्रेसी के हाथ में। इसी तरह एक दास्तान बड़ी दुखी है सूडान की। यकीनन पिछले 2-2.5 सालों के अंदर जब आप फ़लस्तीन के लिए रो रहे हैं, दुआ कर रहे हैं गिड़गिड़ा के अल्लाह के हजूर, वीडियोस देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको बहुत कम पैमाने पे लेकिन हल्की हल्की झलक सूडान की मिलती रहती थी। बिकॉज सिमिलर एक टाइमलाइन के अंदर पिछले 2-2.25 सालों के अंदर वहाँ पर एक मैसेकर हुआ है मुसलमानियत का, इस्लाम का, मुसलमानों की पॉलिटी का और सूडानीज जो नेटिव लोग हैं उस टेरिटरी के उनका। सूडान की जब दोस्तास्तान को देखते हैं तो इसी तरह ये ब्रिटेन से और मिस्र से, जो कि एक कलोनियल एक्सटेंशन थी ब्रिटेन की, उससे 1956 में अपनी आज़ादी हासिल करते हैं। और जब वो आज़ादी हासिल करते हैं तो उसके बाद वो बैक वक्त मल्टीपल मिलिट्री कूस को उनको डील करना पड़ता है और वो एक ट्रू रिपब्लिक या डेमोक्रेसी या एक रियासत बन नहीं पाती वहाँ पे। एंड अप ये करता है कि उमर अल बशीर साहब जो हैं वो वहाँ पे एक बड़ी ब्रूटल किस्म की मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाते हैं, वादे करते हैं कि मैं डेमोक्रेटाइज़ करूँगा, इलेक्शन करवाऊँगा, लेकिन लो एंड बिहोल्ड 1989 में जब वो हुकूमत में आते हैं तब से लेके आज के दिन तक वो 30 साल उन्होंने वहाँ पे एक डिक्टेटोरियल हुक्मरानी चलाई। उन्होंने जंजवीद एक ग्रोह मिलिशियाज का जो अरब हैं, कोट एंड कोट अरब डिसेंट के सूडानीज़ लोग हैं, देखने में वो हमें शायद उनमें फ़र्क इतना नज़र ना आए बाकी सूडानियों में, लेकिन वो अरब नस्ल के सूडानी होते हैं। अगेन ये एक लंबी एक कलोनियल तारीख़ है और एक हिस्ट्री है उस टेरिटरी की, बट उसमें अभी हम नहीं जाते, अभी हम करंट सिनेरियो को समझना चाह रहे हैं। तो जंजवीद अरब मिलिशियाज की एक फ़ोर्स बना के उसने अपनी ताकत का निज़ाम उसको चलाई रखा और जंजवीद के ज़रिए बहुत कत्ल करवाया, बहुत जुल्म करवाया लोगों के ऊपर। और बताया जाता है कि जिसका इल्ज़ाम है ओवर दी ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर कि 3 लाख से ज़ायद लोग कत्ल किए गए हैं, यानी इस उमर अल बशीर की हुकूमत के तहत, और 2 मिलियन के करीब जो है वो फूर, मसालीत और जगवा एथनिक ग्रुप के लोग स्पेसिफिकली डिस्प्लेस किए गए। ये 3 नेटिव एथनिक ग्रुप्स हैं जो अफ्रीकन या सूडानीज़ ने थे एथनिक ग्रुप्स हैं। अगेन जो अरब्स हैं सो कॉल्ड वो भी अफ्रीकन ही होते हैं, बट उनकी कुछ अरब लिनीएज या कोई ना कोई अरब कल्चरल कनेक्ट है, वो अरबी बोलते हैं, एक डायलेक्ट ऑफ अरबिक बोलते हैं, तो उस तरह से ये डिस्टिंक्ट हैं। बट फूर और जो मुसालीत और जो जगावा ग्रुप्स हैं वो नेटिव ग्रुप्स माने जाएंगे। तो इनके आपने सुना समझ लिया कि 3 लाख आदमी और 2 मिलियन लोग यानी शहीद कर दिए गए और 2 मिलियन लोग डिस्प्लेस कर दिए गए, और ये पिछले 30 सालों के अंदर की तमाशा हुआ है। इवेंचुअली क्या हुआ कि ये जंजवीद फोर्स जो है ये बन गई आज की RSF, जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, जो आज की वो मिलिशिया है जिसको UAE प्राइमरली इस्तेमाल कर रहा है डारफुर के कॉरिडोर को खुला रखने के लिए, ताकि वहाँ से वो गोल्ड की ट्रेड को बाकी रखे। यानी कि वो माहौल को पखाई रखता है सूडान के अंदर, लेकिन इतना नहीं कि वहाँ पे एक तरफ का पलड़ा भारी हो जो वो फतह हासिल कर ले, बट एक बैलेंसिंग एक्ट खेला जाता है ताकि वहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करी जाएँ। वहाँ डोमेस्टिक बेहतरी या कोई स्टेबिलिटी का कोई ख्वाहिश या कोई खातिर कोई ऐसी सच नहीं होती। इंपीरियल अज़ाइम में भी यही होता है कि आप दूर से बैठ के, ख़ासतौर पर न्यू कलोनियल प्रोजेक्ट्स दूर से बैठ के मैनेज करते हैं मुल्क के निज़ाम को। बार में थोड़ा आगे निकल गया, लेकिन सूडान की जो जदीद आज के दौर में आपके सामने ट्रेजिडी वो ये है कि 2019 के अंदर पोस्ट आप कह लें अरब रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग, यहाँ पे भी एक फ्लैश पॉइंट बनता है जहाँ पे मैस सिविल प्रोटेस्ट शुरू होते हैं उमर अल बशीर के ख़िलाफ़, और उन प्रोटेस्ट के रद्द अमल में एक अनस्टेबल सी एक कोalition या अलायंस बनती है
बिटवीन द आरएसएफ की टाइप फोर्सेस जो हैं और एसएएफ जो कि सुडानीज़ आर्म्ड फोर्सेस हैं, एक यानी मिलिट्री लेवल पे, और एक सिविलियन हुकूमत की एक बनती है रफ सी कोalition। और ये कोalition जो है वो ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल के अंडर आती है, जिसके अंदर सिविलियन लीडर भी हैं और ये टीएमसी इदारा भी अपना। इसमें दो की फिगर्स हैं, जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान जो सुडानीज़ आर्म्ड फोर्सेस के हेड हैं, जो मुखालिफ पार्टी है आरएसएफ की, और आरएसएफ में जनरल मोहम्मद हमदान दगालो जिनको हमेती कहते हैं, जो मशहूर जिस नाम से आपने शायद कमांडर हमेती आपने सुना भी हो, वो आरएसएफ फोर्सेस के कमांडर हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि ये वो दारफोर के अंदर जो कत्लेआम किया था 1980s जो 1990s 2000s के अंदर, जो उमर अल बशीर के अंडर, वो जंजवील फोर्स ही आरएसएफ बन गई आज के दिन में। यानी कि वो एक लेगेसी चली आ रही है जेनोसाइड की, एथनिक क्लेंजिंग की, कत्ले आम की, उसी को लेकर चलने वाला ये निज़ाम था। 2019 से 21 तक तो एक लूज फेडरेशन या कोalition के तहत तो ये निज़ाम चलता रहा, लेकिन फिर इसके अंदर एक कोलैप्स आ गया इवेंचुअली। और जब बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स डिमांड करने की कोशिश की जो प्राइम मिनिस्टर थे सिविलियन अब्दुल्ला हमदोक ने, तो इवेंचुअली वो मिसट्रस्ट जो है वो उसका कैज़म खुल गया, वो कोलैप्स कर गया निज़ाम, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। 2021 से लेकर 23 के अंदर लड़ाई झगड़ा जो है वो ज़्यादा एक प्रोसीजरल था, डिज़ोल्विंग पार्लियामेंट, छोटी मोटी झड़पें और ये सारा कुछ। इसकी सही बदसूरत सूरत हाल बनती है जब आरएसएफ ना जल्दबाजी में खार्तूम को और उसकी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को और मगरबी सूडान को प्रटी मच कब्ज़ा कर लेती है, बशमूल डारफोर के अक्सर बड़े हिस्से। और इसके अंदर रिपोर्टिंग भी आ रही थी अट्रॉसिटीज़ की, कत्लेआम की, लेकिन उस पैमाने पे ये चीज़ गई नहीं थी। बड़े पैमाने पे ये तब जाती है जब आरएसएफ जो है वो इस 2023 और 25 के दरमियान मुहासरा करती है अल्फाशर सिटी का, और अल्फाशर जो है वो इवेंचुअली आने पिछले वाले दिनों में कोलैप्स कर गया। जब वो कोलैप्स हुआ है तो जो अब इमेजेस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस और विजुअल्स देख रहे हैं, वो उस जेनोसाइड या उस मैसेकर का है कि जो नेटिव पॉपुलेशंस का अरब सुडानीज़ लोगों ने जंजवीद फोर्सेस जो आरएसएफ बन चुकी हुई हैं, जो इस कोलैप्स्ड लैंडस्केप के अंदर अब लड़ाई कर रही हैं एसएएफ के ख़िलाफ़ और सिविलियन हुकूमत के ख़िलाफ़, और जनरल सूडान की सिविलियन पॉपुलेशन को हदफ बना रही हैं, वो आपने मैसेकर्स अनफोल्ड होते देखें। उसके अंदर बड़े खुलेआम उनके कमांडर्स की घरवालियाँ, लेडीज़ वीडियोस के अंदर मजाक उड़ा रही होती हैं कि ये हमारे ग़ुलाम हैं, इनका माल लूट के ले आए। पिछले दिनों बल्कि मैंने एक वीडियो देखी थी कि वो औरतें आरएसएफ वाली पैसे लुटे हुए गल्लों में उनको उठा उठा के ऐसे उछाल रही हैं, मर्द हवाई फायरिंग कर रहे हैं और वो मजाक उड़ा रहे हैं कि ये ग़ुलाम मिस्र तक अगर भाग जाएँ तो हम इनको वहाँ से भी ढूंढ के निकाल लेंगे, अपने कान खोल के सुन लो। मिस्र का जिक्र आ गया तो ये मैं ज़रा कंटेंडर्स को बड़े स्केल पे बताता हूँ कि इस चेस बोर्ड के अंदर एक तरफ एसएएफ के पीछे टर्की और इजिप्ट की आपको नज़र आती है सपोर्ट, और दूसरी तरफ आपको आरएसएफ के पीछे नज़र आती है यूएई की सपोर्ट। अगेन अब इसके अंदर मैं मॉरलाइज नहीं करता कि वन सपोर्टर और दी अदर वो एक से बेहतर है या बुरा है या भला है या बदतर है, लेकिन ऑब्वियसली यूएई बदतर है, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर द बैड गाय। आई थिंक बड़ा आसान एक मैट्रिक होता है कि अगर यूएई या इसराइल एक मुल्क की हमायत में हो तो फिर उसकी मुखालफत में जो मुल्क होगा या जो पार्टी होगी या जमात होगी, मोर लाइकली देन नॉट इन अ मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो है, अगेन एक्सेप्शंस कैन प्रूव द रूल, वो यही मामला होगा कि जो जालिम फोर्स होगी वो यूएई के साथ होगी और जो मजलूम होंगे या मासूम होंगे या बेहतर होंगे बनिस्बत, वो आपको यूएई की मुखालिफ सिमत में खड़े नजर आएंगे। अब ये अट्रॉसिटीज़ का स्केल आप समझ लें, इस बारी जो फाइटिंग हुई है सिर्फ 2 सालों के अंदर, अप्रैल 2023 में जब से कोलैप्स हुआ है, जब से ये मुहासरा शुरू हुआ है अल्फाशर का, और इवेंचुअली फिर ये मुहासरा टूटा है, शहर फॉल किया, और फिर अब तक 1.5 लाख लोग शहीद हो चुके हैं। 12 मिलियन इंसान जो हैं वो एक 1/5 पॉपुलेशन जो है सूडान की, यानी एक 5वां हिस्सा उसका, वो अपने घरों से भगा दिया गया। यूएन के रेफ्यूजी एजेंसी का स्टेटस है ऑफिशियल। 3,75,000 लोग सूडान के अंदर जो है वो डायरेक्टली स्टारवेशन की ब्रिंक के ऊपर हैं, यानी 3,75,000 लोग मेल न्यूट्रिशन है। आपने वीडियोस भी देखी होंगी कि लोग जो हैं वो उनकी औरतें बैठी हुई ज़मीन पे, सरों पे मट्टी लगी हुई है उनके, और उनके जो उनकी पसलियाँ जो हैं वो उनकी कमर के साथ जा मिली हैं, और वो अल्लाह को पुकार रही हैं और नाम ले रही हैं आरएसएफ का और यूएई का कि इन पर लानत हो अल्लाह की, इन्होंने हमें भूखा मार दिया।
आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। इस सारे सिनेरियो के अंदर जेनोसाइड की जो सिचुएशन है, नॉन अरब नेटिव्स की कत्लेआम जो हो रहा है, जो रेप्स टारगेटेड किए जा रहे हैं, कि वो भी वीडियो सामने आई हैं कि औरतें गवाही दे रही हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जिनसी ज़्यादती जिस हद तक की गई है, मारा पीटा गया है। कई औरतें अब रेजिस्ट करती हैं उसको, जारी बात है वो भी एक ऑनरेबल लोग हैं, उनकी एक डिग्निटी है, तो उनको इतना मारा जाता है कि उनके जिस्म टूट जाएँ और वो आगे से इवन जवाब ना दे पाएँ और मज़ाहमत भी ना कर पाएँ जब उनके साथ ये जिनसी ज़बरदस्तियाँ की जा रही हैं। और ये सेक्सुअल नेचर के क्राइम्स तो हैं, लेकिन इनकी मोटिवेशन सेक्सुअल नहीं है। ये इनकी मोटिवेशंस नस्ली हैं, नस्ल परस्ती की हैं, और मिलिट्री टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो सूडानीज़ अरब्स हैं उनकी फोर्सेस को मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम इनका माल लूट लो, इनका माल तुम्हारे लिए जायज़ है, वगैरह वगैरह। और वो एक्चुअली अरब नेशनलिज्म या सूडानीज़ अरब नेशनलिज्म के नाम पे इनकी नस्ल तब्दील करना चाहते हैं। अगेन मैंने ऑनलाइन काफ़ी रेट्रिक देखा था कि अब ज़ायोनिस्ट और इमराती इसको स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएफ वाले इस्लामी फोर्सें, ये मजहबी इस्लामी, ये कोई इनकी मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये एक झलक है। अरब ममालिक में जिस तरह हुआ करती थी उस तरह अफ्रीकन में ये पहली बार देखने को मुझे तो मिली है इस दौर में। ये एक सोशलिस्ट बाथे स्टाइल नेशनलिज्म की जैसे फोर्सेस, अगेन सोशलिज्म और उसका मैं नहीं लेना चाहूँगा नाम, बट ये एथनिक नेशनलिज्म जैसे कि बाथिज़म था अरब के अंदर, उस तरह की एक बला की शक्ल में आए हैं आरएसएफ वाले। और अगेन इनकी आइडियोलॉजी का हमने क्या करना, चार डालना, जबकि ये आइडियोलॉजी से डिवाइड है, इनके अंदर कोई वैसे नज़रियाती कोई नज़र नहीं आता। बेसिकली तो सिर्फ ये एक वैक्यूम के अंदर ताकत के, एक मैड मैक्स टाइप पोस्ट अपोकलिप्टिक हेल्थस्केप के अंदर जो है वो ताकत के लिए एक झड़पें और हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बेसिकली तो ये ताकत के भूखे गैंगस्टर्स हैं। और इस गैंगस्टरिज्म के पीछे यूएई क्यों है, यूएई को क्या अट्रैक्शन है? दुबई गोल्ड एक पूरा ब्रांड है, एक पूरा एस्पेक्ट है इसका, जो सूडान से प्राइमरली आता है, दारफूर का लूटा हुआ माल है। फिर एक पूरा इसके साहिल का इस्तेमाल करना, जो इसका वेस्टर्न साहिल है उसको एक्सप्लॉइट करना एज अ सी पोर्ट, एज अ राउट फॉर ट्रेड, कि वो सिलसिला जारी रहे। और गिर्द खित्ते के अंदर ना एक पूरा एक वर्ल्ड व्यू है यूएई का, जो उसने प्रिटी मच आप समझें इसराइल से बोरो किया। वो ये क्या है कि हम एक छोटी सी कॉस्मोपॉलिटन, बड़ी सोफिस्टिकेटेड, एट इट्स कोर वो एक एथनो नेशनलिस्ट रियासत की छावनी है, फैमिली बिजनेस है जिस तरह इसराइल है। और हमारे इर्द गिर्द बड़ी एक बड़े कॉस्मोपॉलिटन न्यूक्लियस हमारे इर्द गिर्द है, जिसके अंदर बहुत से कौमों के लोग जॉब करने, मजदूरियाँ करने, बिजनेस करने हमारे पास आए हुए हैं। लेकिन हम एक छावनी है, हमारे इर्द गिर्द एक हिसार है, और हम एक वसी समंदर में केओस के, दरिंदगी के, सब ह्यूमैनिटी के केओस के अंदर हम बीकन्स हैं, लाइट्स हैं, हम लाइट टावर्स हैं, लाइट हाउसेस हैं, हम शाइनिंग सिटी ऑन द हिल हैं। और हमने इर्द गिर्द अपने ममालिक पे गलबा पाने के लिए, अपने नेबरहुड में क़ुव्वत को बरकरार रखने के लिए अपने आप को तो तगड़ा करना ही करना है, दूसरों को कमज़ोर करना है, उनके अंदर फितना, फसाद अंगेज़ी, लड़ाई झगड़ा, और इसके ज़रिए हमने उनको एक्सप्लॉइट करना है। फिफ्थ कॉलमिस्ट एलिमेंट्स को वेपनाइज करना है, आर्म करना है, टेररिज्म क्रिएट करवाना है, सिविल स्ट्राइफ क्रिएट करवानी है। और ज़्यादातर जो मोडस ऑपरेंडी है, जो मीन्स ऑफ एक्शन है यूएई का, वो आपको और इसराइल का भी नज़र आएगा, वो लिसानी, एथनिक और मजहबी बुनियादों पे जो ग्रोह और तकसीमें बनती हैं ना, वो करना। मिसाल देते हैं, द्रूज़ हों जो कि एक शिया का ऑफ शूट काफिर मज़हब है, इराक़ और सीरिया में होता है, लेबनान में भी होता है, और इसराइल में भी होता है, फ़लस्तीन में भी होता है। उनका इस्तेमाल किया जाता है सुन्नी मेन स्ट्रीम सीरिया की पॉपुलेशन के ख़िलाफ़ के, उनके ख़िलाफ़ वो एक एथनिक रिलीजियस ग्रुप के तौर पे खड़े हो जाएं, डट के एक इसराइल का फॉरवर्ड मोरा बन जाएं। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली कुर्द हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैला हुआ सुन्नी ग्रुप है, अरब एडजेसेंट एक कौम है, कुर्द कहते हैं उन्हें,
और वो इराक़ में भी हैं, सीरिया में भी हैं, टर्की में हैं। बट उनकी कुछ जमातें और कुछ ग्रोह जो हैं मिलिटेंसी के नाम पे, एथनिक नेशनलिज्म के नाम पे कभी तुर्की के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, इसराइल के मोहरे बन के, कभी इराक़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, कभी सीरिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। और अभी भी उनका मामला कंटेंशियस चल रहा है और उनका एक हिस्सा जो है लीडरशिप के वो इसराइल के साथ सहमत है और दोस्ताना रखता है। इसी तरह यूएई को अगर आप देखें तो उसने अफ्रीका में भी मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स का इस्तेमाल किया। डेयर आई से इट, पाकिस्तान के अंदर बलोच सेपरेटिज़म जो कि एक एथनिक नेशनलिज्म है, एक किस्म का फशिस्टिक हद तक, उनको भी इश्तियाल देने में एक किरदार नज़र आता है। कैसे नज़र आता है कि ज़्यादातर जो बलोच डिसिडेंट्स हैं उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, उनकी मनी मूवमेंट और उनकी अपनी ज़ाती सिक्योरिटी और रहाइश भी अल्लाह के फजल करम से वो दुबई या अबू धाबी में होती है। तो ये दुबई अपने आप को, अबू धाबी अपने आप को, यूएई अपने आप को ग्लोबल खित्ते का, इस खित्ते का ग्लोबल प्ले ग्राउंड बनाना चाहता है कि सारी मनी मूवमेंट्स हमारे थ्रू होंगी, काला पैसा धोया जाएगा, खून से आलूद सुर्ख पैसा भी यहाँ से धोया जाएगा, गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्रेशियस मेटल्स हों, वो यहाँ से धोए जाएंगे। और जो मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक अड्डा जो है, हम एक हब में सेंट्रल, और हमारे दरमियान इस दुनिया का कारोबार, खित्ते का कारोबार गुजरेगा। बिकॉज एक्चुअल इम्पीरियल अज़म के अतबार से इसके अंदर मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म की गुंजाइश ना औकात है, ना इसकी फ़ौज है, ना तादाद है, ना इसके पास वो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी है, ना कोई एथनिक रिलीजियस मोटिवेशंस हैं। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी, यानी ये एक कंपनी है, ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन है मिडल ईस्ट के अंदर जो जगह जगह फसाद, खून अंगेज़ी, उसके ज़रिए कंट्रोल के मेकनिज़म्स को एम्प्लॉय कर बैठी है। ये एक एनालिसिस है, इसको लेके ये यहाँ पे ना आप इसको अटैच भी कर दीजिएगा इस आर्टिकल को, यहाँ पे ये एनालिसिस अटैच भी कर देंगे हम। यहाँ पे एंड्रियास क्रेग एक ऑथर हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका एनालिसिस है द पॉलिटिक्स ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बिटवीन स्टेबिलिटी, पावर प्रोजेक्शन एंड पैराडॉक्स। ये यूएई की जो पैराडॉक्सिकल किस्म की पॉलिसी है, जहाँ पे वो एक लिबरल फ्रंट पोर्ट्रे करता है एक प्रोग्रेसिव माशरत का, और लिबरल इनलाइटेंड मॉडरेशन की वैल्यूज़ को प्रमोट करता है एक हाईली अनडेमोक्रेटिक और एक हाईली वर्टिकल मोनार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर। वो एक्सचेंज ऑफ़र करता है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑफ़र हुआ था, उसको एक उसके मुतबादिल डील देता है कि लिबरलाइजेशन का मतलब है माशरे का खुलना, लोगों की आवाज़ रियासत तक पहुंचना, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह। वो कहते हैं नहीं, मैं ये सब साइड स्टेप करूंगा और मैं प्रोजेक्ट करूंगा ताकत, मैं लिबरलाइज भी करूंगा अपने माशरे को, वाइस भी बढ़ेगी वहाँ पे, सोशल और वो मोबिलिटी भी होगी सेक्स और जेंडर की, और ये सारी चीज़ें जो है किसी मजहबी या आसमानी किताब की बुनियाद पे इसका पैमाना नहीं होगा, सेकुलर माशरत होगी इन नेचर। बट उसका तो ताल्लुक़ है रियासत के साथ, और उसका जो ताल्लुक़ है स्टेट के साथ वो इबाद और मालिक और मलूक का होगा, यानी खुदाई दर्जे पर फायज़ रियासत और फैमिली रॉयल यूएई की, और ग़ुलामी और अबूदियत के दर्जे पर फायज़ या पस्त तरीन दर्जे पर फायज़ वो कैप्टिव नेटिव इमाम और जो कॉस्मोपॉलिटन विजिटर्स हैं दुनिया भर के। ये बड़ी अजीब सी डायकॉटमी है, बिकॉज जो चूरन बेचा गया था वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद के लिबरलाइजेशन इकॉनमी माशरत का मतलब ये है आज़ादी राय, हुर्रियत, ह्यूमन लिबर्टी, डिग्निटी। उन्होंने कहा ये सब नहीं, मटेरियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, माल धाल खाओ, खाओ पियो, कमाओ, जना करो, शराब के अड्डों पे शराब खानों में बैठो, जना खानों में बैठो, जुए के अड्डों पे लास वेगस भुला देंगे आपको, ऐसा जुआ खिलाएंगे, दुनिया जहान की मनी लॉन्ड्रिंग करो। और हमारे पाकिस्तान की, इंडिया के भी जो अमीर लोग, उनका प्लेग्राउंड जो है वो यूएई है, नाइट आउट करने भी ये यूएई जाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो सब कुछ है, लेकिन आज़ादी हकीकी मानों में, इंसानी हुर्रियत के जो तस्वुरात हैं उनको परवर्ट करके पेश कर देंगे, लेकिन उसके पाक माने जो हैं, जो कुछ मगरब में भी पाए जाते हैं, इस्लाम के अंदर भी उसकी कुछ जड़ें पाई जाती हैं, वो हम परवर्ट कर देंगे, उसको हम नहीं मानेंगे। रियासत और निज़ाम जो है वो हमारी मर्ज़ी का होगा। एक किस्म की फ़िरौनियत है, और वो उसकी जो पावर प्रोजेक्शन बाहर होती है फॉरेन पॉलिसी में, वो फिर एक अजीब तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, वो भी ड्रकोनियन लिसानी बुनियादों पे ज़ालिमाना। एक तरफ पोजीशन ये है कि हम ग्लोबल लेवल पे एंटी वॉर ऑफ टेरर जो हैं वो एक एलाय हैं, एसेट हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल टेररिज्म को फाइनेंस किया जा रहा है। ग्लोबल फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम का अड्डा बना हुआ है यूएई। लेकिन ये सारी बातें पाकिस्तान में कैमरे पे क्यों नहीं की जाती? अब ये सारी बातें इतनी खौफनाक यूएई के बारे में सबको पता है पाकिस्तान के अंदर कि कराची को बर्बाद करना हो, या बलूचिस्तान में एथनिक नेशनलिज्म को प्रमोट करना हो, टेररिज्म को प्रमोट करना हो,
अरब अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर करना हो, यमन में फसाद क्रिएट करना हो, दुनिया भर के अंदर इर्द गिर्द खत्ते के अंदर बदमाशी करना हो, ये बोलता कोई नहीं है यहाँ पे। क्यों पाकिस्तान में कोई मीडिया पर्सनैलिटी को नहीं बोलता? क्योंकि ट्रांजिट हब यूएई है, फ़्लाइट लेके इसी बदबख्त के थ्रू गुजरनी है, फ़्लैट यहीं पे लिया हुआ है, बिज़नेस यहीं कर रहे हैं, नाइट आउट करने वीकेंड पे यहीं जाना है, लॉन्ग वीकेंड पे फैमिली को शॉपिंग कराने इसी बदबख्त के अंदर जाना है, मॉल ऑफ द एमिरेट्स और दुबई मॉल में घूमना है, खजूरें लेनी है तो वहीं से लेनी है। और जो फिर वाइसेस है उनका तो क्या ही कहना, जुआ, शराब, विमेन, WWW विमेन वाइन एक हुआ करता था लतीफ़ा से, सारी जो बदकारियाँ हैं, शराब की आदतें, ड्रग्स कंजम्पशन की आदतें, प्रोस्टिट्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स, गैम्बलिंग, वो सारी यूएई में जाके एंजॉय करनी है। तो आपको कोई पाकिस्तानी दानिश्वर, कोई एंकर पिछले 2.5 साल में नहीं नज़र आएगा और कवर करते हुए इसके ऊपर। इसके ऊपर एक मज़ीद लेयर है जो ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है इससे भी बढ़ के, वो ये है कि सूडान के लोग स्याफाम हैं, तो काले लोग हैं। काले लोगों की हमारे रैंकिंग में, ऑर्डर में बिल्कुल अहमियत नहीं है, और वो और भी पस्त हो जाते हैं ग्लोबल रैंकिंग के अंदर, बिकॉज वो काले भी हैं और वो मुसलमान हैं ऊपर से। दो बड़े आप समझें कि ऐसे जराइम जो नाकाबिले माफ़ी हैं, एक उनके नज़रियात इस्लाम के और दूसरा उनकी जो नस्ब है वो अफ्रीका का। तो ये काबिल कबूल नहीं है इस वाइट कॉलोनाइज्ड इम्पीरियल ज़माने के अंदर, जहाँ पे इस्लाम टारगेट एनिमी नंबर 1 है नज़रियाती एतबार से, और काले लोग जो हैं वो खेती हैं पूरी दुनिया की एक्सप्लॉइट होने के लिए। ये है वो अनफॉर्चुनेट रियलिटी जिसकी वजह से सूडान हमारी आंखों से ओझल रहता है। हम फ़लस्तीन का दर्द अब ज़ाहिर बात है कि रूहानी लेवल पे भी महसूस करते हैं कि मसलक सा हरमैन में से हमारे एक हरम में से एक हरम है, जो ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ है, जो ट्रेजिडी है, जो जुल्म है और जो बर्बरता है, वो यहाँ शायद बढ़ के भी है एक एतबार से, क्योंकि करने वाले फ़ाइल जो हैं वो मुसलमान हैं, करवाने वाले फ़ाइल भी मुसलमान हैं पीछे, बकौल सो कॉल्ड जो यूएई वाले हैं। और दुनिया जो है वो खामोश तमाशाई के तौर पे देख रही है, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो रिट्वीट कर देते होते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे कोई बयान, कोई फॉरेन पॉलिसी पोजीशन नहीं आपको नज़र आएगी। यहाँ पे हमारे कुछ भाई बहन दोस्त लिबरल ख़ास तौर पे बहुत उछलते हैं, प्लस आजकल जो नेशनलिस्ट जिनको अफ़गानिस्तान बहुत ज़ोर से आया हुआ है, उछलते हैं कि क्यों हम बात करें, हमें क्या सूडान से, हमें क्या D222। ये प्रॉब्लम ये है कि हम ना इतने घटिया हो चुके हैं, इतने हमारी सोच नीच हो चुकी हुई है, इतने हम स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो चुके हैं कि भाई दुनिया के घटिया से घटिया मुल्क का ना वज़ीरों सफ़ीरों का मौक़िफ़ होता है पूरी दुनिया के ममालिक के बारे में। यानी जिबूटी का भी कोई मौक़िफ़ है दुनिया के बारे में। जो मुल्क ज़िंदा होते हैं वहाँ उनके मिनिस्टर, अफसरान वगैरह हर चीज़ के ऊपर मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपना एंगल बनाते हैं, अपना आइडियोलॉजिकल लेवल पे, अपना प्रैक्टिकल लेवल पे डिप्लोमेटिक पॉलिसी पोजीशंस तैयार करते हैं। ये वो वाहिद गधा मुल्क है सिर्फ 25 करोड़ गिरगमाली अवाम है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, वाइट इकॉनमी कहते हैं हमारी, $330 बिलियन की है, ब्लैक इकॉनमी अब खुद ही हिसाब लगा लें कि 2 है कि 3 ट्रिलियन की है कि 4 या 5 ट्रिलियन की है। न्यूक्लियर कंट्री हो, पूरी ये खत्ते का ब्रेड बास्केट हो, पूरे यूरोप और अफ्रीका से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करता हो, अनाज प्रोड्यूस करता हो, और तुम मेरे से सवाल पूछते हो कि हमें क्या सूडान से, हमें क्या फ़लस्तीन से, तो डूब के मरो, तुम्हें क्या। हम एक मुल्क हैं, हम एक डिलूजन और इल्यूजन, ये हमारे हुक्मरान और हमारी लीड प्रोजेक्ट करती है इल्यूजन कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम बेगर्स हैं, बेगर्स के नॉट बी चूजर्स। आप बेगर्स हैं, आपने हमें मंगता बनाया, हमें नहीं ज़रूरत फॉरेन लोन्स की, हम डोमेस्टिकली सॉल्वेंट हैं। आप हैं वो जो टैक्स ब्रैकेट में लोगों को नहीं डालते, अपने लोगों को। आप हैं जो अमीर से टैक्स नहीं लेते, आप हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं गरीब के ऊपर। आपने वो निज़ाम बनाया हुआ जिसके अंदर हम पस रहे हैं और दब रहे हैं। आप हैं वो निज़ाम जिसके तहत हम सूडान के मुसलमानों की मदद नहीं कर सकते। हमारे पास वसाइल हैं, इस धरती माँ ने दिए हैं हमें, अल्लाह सुब्हान तआला ने प्रोवाइड किए हमें मादनियात, हमें हर शय प्रोवाइड की है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ऐसी है कि दुनिया के मुल्कों के पास नहीं होती। आप हैं वो जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाते। आप हैं जो लेबर को एक्सपोर्ट करते हैं एज चीप मीनियल डोमेस्टिक लेबर, भाग के निकालते हैं पंजाब और खैबर और सिंध और बलूचिस्तान से गरीब बच्चे बच्चियों की औलादों को कि दफ़ा हो जाके यूएई के अंदर रेमिटेंस भेजो। फ़खरिया बता रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामेंट के अंदर कि वो रेमिटेंस तो वो बेचारे मजदूर भेजते हैं जो अमीरात में जाके पत्थर तोड़ते हैं गर्मी के अंदर। वो तो तुमने भेजा है ना उनको, आप लोगों ने भेजा है उन लोगों को, आप लोगों ने निकाला इस मुल्क से उनको, हालात तंग करके, सख्तियाँ करके, गुर्बत दिखा के, उनको भूख नंग का खौफ दिलवा के। एक स्कूल नहीं बना पाए ढंग का, एक सड़क नहीं बना पाई ढंग की। अब हम ये मांग करते हैं कि हमारे भाई वहाँ मर रहे हैं और तुम्हारा दोस्त यूएई उनको मार रहा है, तो कहेंगे सॉरी हमारा यूएई बड़ा दोस्त है, तुम लोग तो सब, हम तो सब कुत्ते बिल्ले। तो सूडान के साथ भी यही हुआ है, फ़लस्तीन के साथ भी यही हुआ है, और आज हमारे साथ भी यही हो रहा है।
टीएलपी के नाम से मारो पाकिस्तानियों को, पीटीआई के नाम से मारो पाकिस्तानियों को, बीवाईसी के नाम से मारो पाकिस्तानियों को, पीटीएम के नाम से मारो पाकिस्तानियों को, जो जमात बनानी है उस नाम से मार लो पाकिस्तानियों को, कोई मसला नहीं है। हम सूडानीज़, फ़िलिस्तीनी सब खेती हैं इन लोगों की। ये ग्लोबल एलीट है। पाकिस्तान में 2-4 लाख ये हैं, पूरी दुनिया में मिला के 2-4 मिलियन होंगे ये सारे। कुछ हर रंग नस्ल के हैं, हर मज़हब के हैं। इन्हीं की हम खेती हैं, ये एंजॉय करें, एक्सप्लॉयट करें। डारफोर से गोल्ड निकाल के दुबई लेके जाएं, दुबई से लेके डिफेंस में महर में, हक महर में पेश करें किसी अमीर औरत को, वो भेजे अपने HBL के लॉकर के अंदर, और वो साल में एक दफ़ा लॉकर से बाहर निकले। जब दिसंबर में, अभी शादियों का सीज़न आ रहा है, थोड़ा बहुत शायद डारफोर का दुबई गोल्ड आपको देखने को मिले। एंजॉय कीजिएगा। शुक्रिया।